पिछले अध्याय में हमने जाना कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बाबा साहेब को बचपन से ही ताने, उपेक्षा और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन संघर्षों के बीच उनके पिता रामजी सकपाल ने उनके भीतर शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास के बीज बोए। इस अध्याय में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने पिता के व्यक्तित्व और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन करते हैं। उनके पिता एक अध्यापक थे और शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा साधन मानते थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण बाबा साहेब और उनके भाई को संस्कृत पढ़ने का अधिकार तक नहीं दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं बाबा साहेब के शब्दों में। अध्याय 3। पिताजी ने ही मुझे ये सिखाया। हमारे पिताजी अध्यापक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अच्छा नियम था, लेकिन इस नियम का आगे चलकर पालन नहीं किया गया। ये हमारा दुर्भाग्य था। नियम यह था कि कंपनी सरकार की सेना में शामिल तमाम सैनिकों को कंपनी की ओर से अनिवार्य तालीम प्रदान की जाती थी। कंपनी की ओर से सैनिकों के बच्चों के लिए दिन में पाठशाला चलाई जाती थी और वयस्क लोगों के लिए रात्रिकालीन पाठशाला। सेना में हर पलटन के लिए पृथक पाठशाला हुआ करती थी। ऐसे ही एक पाठशाला में हमारे पिता 14 वर्षों तक हेडमास्टर के रूप में सेवारत थे। सेना के लिए बेहतरीन अध्यापक तैयार करने के लिए पुणे में एक नॉर्मल स्कूल थी। इस स्कूल में पढ़कर मेरे पिता ने टीचर का डिप्लोमा प्राप्त किया था। मेरे पिताजी की अध्यापन शैली प्रशंसनीय थी। इसके चलते हमारे पिताजी में शिक्षा को लेकर गहरी रुचि और आस्था निर्मित हुई थी। नतीजा, हमारे परिवार की महिलाएं भी लिखने पढ़ने में बेहतरीन बन पाईं। यहाँ तक कि पिताजी के प्रोत्साहन के चलते पांडव प्रताप, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़कर उनका निरूपण करने की योग्यता भी मेरी बहनों में आई थी। मेरे पिताजी स्वयं कबीरपंथी थे। उन्हें कई सारे भजन और अभंग मुखोद्गत थे। मैं संस्कृत पढ़ूं, वैसी उनकी आंतरिक इच्छा थी, किंतु उनकी यह इच्छा फलीभूत नहीं हो पाई। इसका एक कारण था। मेरा बड़ा भाई सतारा में अंग्रेजी माध्यम की 4th कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। वह भी संस्कृत पढ़े और विद्वान बने, ऐसी हमारे पिताजी की खूब इच्छा थी। किंतु हमें संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक ने अछूतों के बच्चों को मैं संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा ऐसा हठ किया। नतीजन मेरे भाई को मजबूरी में और कोई चारा न होने के चलते पर्शियन भाषा सीखनी पड़ी। संस्कृत के अध्यापक कक्षा में हमारी अवहेलना और उपहास किया करते थे। इसका हमारे मन पर बहुत ही विपरीत परिणाम हुआ। जब मैं 4th कक्षा में दाखिल हुआ तब संस्कृत के अध्यापक के इसी तरह के दुराग्रह का शिकार मुझे भी होना पड़ेगा, इसका मुझे पक्का ज्ञान था। अतः मजबूरी में पर्शियन भाषा की पढ़ाई की ओर मुझे मुड़ना पड़ा। मुझे संस्कृत भाषा का अत्यंत अभिमान है और वह भाषा मुझे अवगत हो, ऐसी मेरी आज भी आंतरिक इच्छा है। आज मैं स्वयं की मेहनत के बल पर थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ और समझ सकता हूँ, किंतु उस भाषा में मैं पारंगत बनूं, ऐसी मेरी आंतरिक इच्छा है। न जाने वह दिन कब उदित होगा। मैंने यद्यपि पर्शियन भाषा का अच्छा खासा अध्ययन किया है। इसमें मैं 100 में से 90-95 अंक हासिल कर सकता हूँ। फिर भी मुझे ये कबूल करना ही होगा कि संस्कृत साहित्य में काव्य है, काव्य निर्मिति है, अलंकार शास्त्र, नाटक है, रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्य भी हैं, दर्शन भी है, तर्क विज्ञान भी है और गणित भी है। आधुनिक विद्या की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में सब कुछ है, पर ऐसी स्थिति पर्शियन साहित्य में नहीं है। संस्कृत भाषा के प्रति गर्व का होना और संस्कृत भाषा मुझे अच्छी तरह से अवगत हो, ऐसी मेरे अंतःकरण में विलक्षण छटपटाहट थी। बावजूद इसके अध्यापक की संकुचित मानसिकता व दृष्टिकोण के चलते मुझे संस्कृत भाषा से विमुख होना पड़ा। पिताजी का कड़ा अनुशासन और उनके फौजी सख्त मिजाज से मैं काफी उकता जाता था। लेकिन अब मुझे बुरा लगता है कि मेरे पिता की छटपटाहट के अनुपात में मैं अध्ययन करता तो मेरे लिए बंबई विश्वविद्यालय की तमाम परीक्षाओं में 2य श्रेणी प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं था। किंतु उस समय मुझे उनकी छटपटाहट का मतलब समझ में नहीं आया करता था। वे जब कभी पढ़ाई को लेकर बार बार हमें टोका करते तो हमें उनका इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आता था। वे गणित के भी अच्छे विद्यार्थी थे। उन्होंने गोखले द्वारा लिखित अंकगणित की पुस्तक से सभी उदाहरण स्वयं हल करके सुरेख हस्ताक्षर में एक बड़े से रजिस्टर में उतार कर रखे थे। उनकी इच्छा होती थी कि इस रजिस्टर को मैं बार बार पढ़े और गणित विषय में प्रवीण बनकर कक्षा उत्तीर्ण हो जाऊं। इसके लिए उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा होगा, इसकी किसी को कल्पना तक करना मुश्किल है। आगे चलकर हम अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने के लिए बंबई गए।
यहाँ मैं मराठा हाई स्कूल में अध्ययन करने लगा। शुरुआत में हमारे घर की माली हालत अच्छी थी, किंतु धीरे धीरे वह खस्ता होती चली। मेरे पिताजी को बहुत कम पेंशन मिला करती थी, किंतु बंबई का रहन सहन और परिवार में कई सदस्यों की चिंता के चलते मेरे लिए जरूरी पुस्तकें खरीद कर देना पिताजी के बस की बात नहीं थी। फिर भी जितना संभव हो सके वह खुद परेशानियों को उठाकर मेरी सुख सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए निरंतर तत्पर रहते थे। मैं जब इन चीजों को याद करता हूं तो पिताजी को लेकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है। यकीनन ऐसे स्नेहिल पिता दुर्लभ बच्चों को मिलते हैं, किंतु मेरे अल्लाहट स्वभाव के चलते उनके प्रेमाप्लावित स्वभाव का मोल मैं कभी समझ ही नहीं पाया। मुझे शुरुआत से ही पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा अन्य पुस्तकें पढ़ने का भी बड़ा शौक था, किंतु मेरे पिताजी को ये चीज कभी पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि स्कूल की पढ़ाई बेहद ही चोखा रहकर करनी चाहिए। स्कूल की पढ़ाई से वक्त मिलने पर ही अतिरिक्त पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मराठी भाषा के समान ही उन्हें अंग्रेजी भाषा का भी गर्व था। मेरे पिताजी को अंग्रेजी पढ़ाने का भी खूब शौक था। वे मुझे नित्य ही कहा करते थे, हॉवर्ड की पुस्तकें याद कर लो। उन्होंने मुझसे तर्खड़कर लिखित भाषांतर पाठ मालिका की 3 पुस्तकें भी मुखोद्गत करा लिए थे। मराठी शब्दों के लिए उचित अंग्रेजी पर्याय वाले शब्द खोजने और उन शब्दों का उचित स्थानों पर प्रयोग करने के लिए भी उन्होंने मुझे सिखाया था। मैं धाराप्रवाही अंग्रेजी बोल और लिख लेता हूँ। इस मामले में मुझे लगता है मेरी थोड़ी बहुत ख्याति रही होगी, किंतु उचित शब्दों का गिन चुनकर उपयोग कैसे करें, ये जिस तरह से पिताजी ने मुझे सिखाया उस तरह उस दौर में किसी भी अध्यापक ने मुझे सिखाया नहीं। तर्खड़कर की पुस्तक से उलट पुलट शब्द पूछकर वे मेरे ज्ञान की नित्य ही पड़ताल किया करते थे। उसी तरह से अंग्रेजी कहावतें और सलीकेदार भाषा शैली का प्रयोग कैसे किया जाए, ये भी मुझे उन्होंने ही सिखाया था। साथियों, इस चैनल पर आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय, बाबा साहेब की जीवनी, भारत का संविधान, मोटिवेशनल वीडियो सब कुछ डाला जाएगा। इसलिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो और जानकारी आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।